आज हम लोग बात करेंगे, स्पेशली बात करेंगे बैलेंस शीट पर। जैसा कि इससे पहले हमने बात करी थी फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम सब जानते हैं कि जब भी फाइनल अकाउंट की बात चलती है तो उसके एक पार्ट के रूप में बैलेंस शीट की बात चलेगी, और इसलिए हम लोग कहते हैं कि बैलेंस शीट इज द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। अगर हमारा बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फॉर्म है तो इसके केस में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करने पड़ते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने दो पर बात कर ली है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली बैलेंस शीट पर, यानी फाइनल अकाउंट के अंतिम पार्ट पर। द लास्ट पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट इज बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट क्या है? अच्छा, अगर किसी को कहा जाए, किसी कंपनी के एम्प्लॉय को, नॉर्मल एम्प्लॉय को, वो अकाउंटिंग एक्सपर्ट नहीं है, बस थोड़ा लिखना पढ़ना उसको आता है, थोड़ी समझदारी उसकी है, तो अगर उसको मैनेजमेंट ये कहे कि हमारी कंपनी में जितने एसेट्स हैं और जितने लिएबिलिटीज हैं उनका एक लिस्ट तैयार करो, तो क्या लगता है वो कर नहीं पाएगा? जहां जहां से रिकॉर्ड में मिलेगा जितने एसेट्स हैं, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फैंस, गाड़ियां, ये सब को क्या करेगा? एक नाम एक लाइन से लिखते चला जाएगा। अगर उसका अमाउंट पता है तो नाम लिख करके बगल में अमाउंट भी लिख देगा। तो इस तरह सारे एसेट के लिस्ट तैयार हो जाएंगे। अगर ये फिर कहा जाता है कि हमारे बिजनेस में कितने लिएबिलिटीज हैं, कितने ऐसे दायित्व हैं जो हमें बाहरी लोगों को चुकाना है, यानी हमारी कंपनी इनको चुकाएगी, कितने लोन है, कितने उधार हमने परचेज किया है, कौन कौन से अमाउंट ड्यू है, अगर ये उसको रिकॉर्ड से कहीं मिल जाए तो उसकी भी लिस्ट बना सकता है। तो कितना सिंपल है। अगर वो नॉन अकाउंटिंग बॉडी है, नॉन अकाउंटिंग बंदा है, तो वो भी इन दोनों चीजों के लिस्ट बना सकता है। कहीं से इंफॉर्मेशन उसको मिल जाए, तो किसी बुक से, किसी रजिस्टर से उसको मिल जाए इंफॉर्मेशन, तो ऑन दैट बेसिस ही कैन प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑल एसेट्स एंड ऑल लिएबिलिटीज टुडे। मान लो कि आज के दिन में, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। जो लोग अकाउंटिंग एक्सपर्ट हैं वही लोग करते हैं। जो लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं, अकाउंटिंग टेक्नीशियन है, अकाउंटिंग नॉलेज रखते हैं, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है अकाउंट्स के बारे में, असल में वही बनाते हैं ऐसा। लेकिन उनको ये फटाफट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एसेट कौन कौन है, लिएबिलिटीज कौन कौन है, फटाफट उसका नाम नोट करेंगे और एक साइड में सारे एसेट का नाम नोट कर देंगे और दूसरे साइड में सारे लिएबिलिटीज का नाम नोट कर देंगे। और उनका अमाउंट पता है तो उनके नाम के सामने अमाउंट भर देंगे। हो तो गया लिस्ट। इतना आसान है करना। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि ये जो हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ऑल एसेट्स एंड ऑल लिएबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस कंसर्न ऑन ए पर्टिकुलर डे। अगर आज कहा जाए कि आज तैयार करो, तो क्या करेगा बेचारा एम्प्लॉय? आज फटाफट लेगा, इन्फॉर्मेशन तैयार कर देगा आज के डेट पर। 4 दिन बाद कहा जाएगा कि आज फिर तैयार करो, तो 4 दिन बाद भी वही लिस्ट तैयार करेगा। लेकिन हो सकता है कि वो अमाउंट कुछ कम या कुछ ज़्यादा, या तो कोई संपत्ति जा चुकी है, कोई नई संपत्ति आ चुकी है, किसी दायित्व का पेमेंट हो चुका रहेगा, या कुछ नए लोन आ चुके रहेंगे। इस तरह जो पहले 4 दिन पहले जो तैयार किया था लिस्ट, उसके अमाउंट, और आज 4 दिन बाद कर रहा है उसके अमाउंट, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि इतना 4 दिनों का जो गैप है, ड्यू टू दिस गैप ऑफ 4 days देयर मे बी चेंजेस इन अमाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लिएबिलिटीज। लिस्ट हो सकते हैं। तो किसी खास दिन पर, किसी पर्टिकुलर डे पर कितने वैल्यू के एसेट्स हैं और कितने वैल्यू लिएबिलिटीज हैं, इन्हीं को तैयार करना है। एंड दिस स्टेटमेंट कैन बी कॉल्ड बैलेंस शीट। कितना इजी है। ये जो स्टेटमेंट तैयार कर लिया है, ये जो लिस्ट तैयार कर लिया है किसी खास डेट पर, किसी खास दिन को, इसी का नाम तो है बैलेंस शीट। लेकिन चूंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुसार, चूंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं, तो ये हमारे जितने टोटल आएंगे एसेट्स, उतने ही टोटल आएंगे हमारे लिएबिलिटीज। और हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक साइड लिख देते हैं सारे एसेट्स और एक साइड लिखते हैं सारे लिएबिलिटीज। उनके अमाउंट को जब जोड़ लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो दोनों का टोटल बराबर हो जाता है। आज से अगर 1 महीना बाद हम यही लिस्ट बनाएंगे, तब भी ये दोनों साइड के टोटल आपस में मिलेंगे। लेकिन 1 महीना पहले वाले टोटल
और 1 महीना बाद वाले टोटल ये आपस में मिले कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एसेट या लिटी में हेर फेर अदला बदली हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है किसी पर्टिकुलर डे। और चूंकि ये लिस्ट हमारे लिए एसेट्स हैं और लिएबिलिटीज़ हैं, इसलिए हमारे बिजनेस के क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या लिक्विडिटी कंडीशन है, इसका भी कुछ ना कुछ पता चलता है। बिजनेस के पास कितने प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, ये पिक्चर में हम देख पाते हैं। और कई चीज़ें देखते हैं, तो जो जितना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं अकाउंट्स के बारे में, जितना ज़्यादा कंक्लूजन निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उतना डीप हम नहीं चल रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि बैलेंस शीट क्या है, किस चीज़ को हम लोग बैलेंस शीट कहेंगे। हम आज इसी पर बात करेंगे। इससे क्या क्या निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकालते हैं वो बाद की बात है, थोड़ा सा और डीपर नॉलेज की ज़रूरत है। तो आज हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट पर। और किसकी बैलेंस शीट? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो इसके बैलेंस शीट, या पार्टनरशिप बिजनेस हो इसके बैलेंस शीट। क्योंकि थोड़ा सा कानून के हिसाब से बाकी जो हमारे कॉरपोरेट हैं उनके थोड़ा सा कानून में फॉर्मेट दिए गए हैं, स्टेप दिए गए हैं, किसके बाद कौन सा आइटम होगा, तो थोड़ा उसका पालन करना पड़ता है। जैसे कंपनीज एक्ट में एक फॉर्मेट प्रोफॉर्मा दिया गया है, तो उसका पालन करेंगे, वो उसको फिलहाल आप छोड़कर चलिए। हम नॉन कॉरपोरेट की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली जिसमें प्रोप्राइटरशिप और फॉर्म, ये पार्टनरशिप फॉर्म आते हैं। बगल में लिख दे कि नो फॉर्मेट रिक्वायर्ड, इसमें कोई स्पेशल फॉर्मेट रिक्वायर्ड नहीं है। हमें जिस तरह से अच्छा लगता है, जो इंफॉर्मेटिव हो सके, उसको हम लोग तैयार करते हैं। मूल बात यह है कि लिस्ट है ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए पर्टिकुलर डे। जब ये कहा जाए कि ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि वो जो एसेट्स होने चाहिए या जो लायबिलिटी होने चाहिए उस बिजनेस का होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। अच्छा, उस बिजनेस का होना चाहिए मीन्स उस बिजनेस के ऑनरशिप होना चाहिए। अब ये नहीं किसी के कार हमने किराए पर ले लिया है, बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, किसी के गाड़ी हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, उसका किराया पे कर रहे हैं, तो वो कार हमारे बिजनेस में यूज है, एसेट दिखने में लगता है, बट उसका ऑनरशिप हमारे बिजनेस के पास नहीं है, वो किराया पर आया हुआ है। तो वैसे किराया पर लाए गए एसेट्स हमारे इस लिस्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि वो बिजनेस के एसेट नहीं है, वो किसी बाहरी वाले का है। सिमिलरली जो लायबिलिटीज है, एंड दैट लायबिलिटीज मस्ट बी इन द नेम ऑफ बिजनेस, द बिजनेस इज लायबल टू पे सच लायबिलिटीज, उस लायबिलिटी को हम लोग इसमें शो करेंगे। तो इसको इस लिस्ट कहें या फिर स्टेटमेंट कहें या पोजिशनल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं इसका। और कहाँ बनता हमने ऐड कर दिया। अब देखते हैं कि इसको लोगों ने, कुछ विद्वानों ने अपने हिसाब से किस तरह परिभाषित करने की कोशिश की है। इनमें कुछ लोग हैं जो क्या कहना चाहते हैं, जैसे जे.आर. बाटली हुआ। जे.आर. बाटली में जैसे कि बहुत बड़े ऑथर रहे हैं अकाउंटेंसी के क्षेत्र में, कई किताबों में इनके डिफिनेशन मिल जाएंगे, ये अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इधर हम देखना चाहते हैं कि इतने बड़े विद्वान, इनकी नज़र में बैलेंस शीट क्या है, ये जो पोजिशनल स्टेटमेंट है ये क्या चीज़ है, ये जो फाइनल अकाउंट का जो आखिरी स्टेटमेंट है, इसके बारे में जे.आर. बाटली भाई साहब क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि बैलेंस शीट इज अ क्लासिफाइड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इनकी नज़र में वही एक वर्ड लगा रखे हैं, क्लासिफाइड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट जो है, जो एसेट्स हैं व्यापार को उसको क्लासिफाई कर देगा, वर्गीकरण। ऐसा नहीं कि सबको एक ही साथ लेकर लिख दिया, क्लासिफाई का ग्रुपिंग कर दिया होगा। जैसे फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट, इसको थोड़ा अलग अलग करके इन्होंने लिखा होगा, लेकिन है तो सब एसेट ही, एक लाइन से लिखते चले जाएंगे। ये कह रहे क्लासिफाइड स्टेटमेंट है। हमने कहा था कि लिस्ट कहिए या फिर स्टेटमेंट कहिए, उन्होंने लगा दिया कि बैलेंस शीट इज अ क्लासिफाइड स्टेटमेंट, किस चीज का, ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। काहे लिए? टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर डे।
ये वही कह रहे हैं किसी खास दिन को, किसी निश्चित तिथि को। यह बैलेंस शीट है क्या? सभी संपत्तियों और सभी दायित्वों का एक विवरण मात्र है। और विवरण मात्र किस चीज के लिए है? टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। किसी बिजनेस के जो वित्तीय पोजीशन है, जो वित्तीय स्थिति है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको मेजर करने के लिए विवरण बनाते हैं। तो चलिए इनके शब्दों में मतलब क्या हुआ? सभी संपत्तियां, सभी दायित्व, उनके लिस्ट हैं या स्टेटमेंट है, उनको अलग अलग वर्गीकरण के लिखा गया है ताकि हम बिजनेस के वित्तीय स्थिति को माप सकें, मेजर कर सकें। और वो किसी खास दिन को या निश्चित दिन को होना चाहिए एज पर J.R. बार्टली द्वारा। देखते हैं एक और विद्वान है A.R. स्टील क्या कहते हैं। इनकी नज़र में बैलेंस शीट हम लोग किसको समझेंगे, किसको कहेंगे? A.R. स्टील साहब कहते हैं कि बैलेंस शीट इज ए स्क्रीन पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ गोइंग बिजनेस। ये कह रहे हैं कि एक जो बिजनेस जो जारी है, जो बिजनेस बंद है, उसकी बात नहीं, ये वही लागू होगा जो बिजनेस गोइंग कंसर्न है, बिजनेस हमारे रनिंग पोजीशन में, उसकी बात कर रहे हैं। जो बिजनेस क्लोज हो चुका है उसकी बात नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक गोइंग कंसर्न है, उसके लिए ये जो बैलेंस शीट है एक स्क्रीन पिक्चर है। उसके स्क्रीन पर जो छाया आ रहा है उसको पिक्चर ले लिया, फोटोग्राफ है, जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज हैं एक पर्टिकुलर डे पर। ये कहना चाह रहे हैं। तो घुमा फिरा कर बात उनकी वही है, बिजनेस एट ए स्क्रीन एट ए सर्टेन मोमेंट। यह मोमेंट का मतलब है सर्टेन डेट, किसी खास डेट पर उस बिजनेस के, जो बिजनेस चल रहा है, रनिंग पोजीशन में है, उसके कौन कौन से एसेट हैं, कौन कौन से लायबिलिटी, उसके पिक्चर है। बात वही है, पिक्चर हम देखेंगे, बताएंगे कौन कौन से एसेट्स हैं, कितने के एसेट्स हैं, कौन कौन से लायबिलिटीज हैं, कितने के लायबिलिटीज हैं किसी खास डेट पर। तो ये कह रहे हैं, लेकिन एक जोड़ देना होने की गोइंग कंसर्न होना चाहिए, डेड नहीं होना चाहिए, शट डाउन नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। एक और साहब ये कह रहे हैं फ्री मैन साहब। ये फ्री मैन थोड़ा ये यूरोपियन लोग हैं, पता नहीं क्या नाम का मतलब क्या, कुछ मत निकालना। फ्री मैन मतलब स्वतंत्र आदमी, ये नहीं होगा। तो चलिए फ्री मैन साहब क्या कहते हैं बैलेंस शीट के बारे में। ये कहते हैं कि अ बैलेंस शीट इज एन आइटम वाइज लिस्ट। अ बैलेंस शीट इज एन आइटम वाइज, ये देखना आइटम वाइज। हम जानते हैं कि बैलेंस शीट में चाहे लायबिलिटी लिखो या फिर एसेट लिखो, वो आइटम वाइज होना चाहिए। आइटम वाइज लिस्ट, पहले हम बात कर चुके हैं, आइटम वाइज लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट एक ऐसा पोजीशन है जो आइटम वाइज उसमें लिस्ट बना है, और उसमें क्या लिखते हैं, सभी एसेट का है और सभी दायित्वों का है, और प्रोप्राइटरशिप ऑफ ए बिजनेस एट ए सर्टेन डेट। वही बात फिर आ गई, एक निश्चित डेट को है, आइटम वाइज। अब आइटम वाइज क्या मतलब, अब एसेट जो है फर्नीचर, ये भी एक आइटम है, फैंस ये भी एक आइटम है, अलमीरा ये भी एक आइटम है, व्हीकल ये भी एक आइटम है, ट्रक ये भी एक आइटम है, मोटर बाइक ये भी एक आइटम है, जनरेटर ये भी एक आइटम है, फ्रीज ये भी एक आइटम है। तो ये आइटम वाइज कह रहे हैं कि लिस्ट है, ये सभी का नाम लिख लेंगे तो आइटम का नाम नोट कर लिया और लंबे एक लिस्ट हमने बना लिया। ये वही कह रहे हैं कि आइटम वाइज लिस्ट ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, सबका नाम लिख लीजिए, जितने आइटम है इस चीज़ के लिख दीजिए। और ये प्रोप्राइटरशिप लिखे हुए, यहाँ पर उनका ऑनरशिप से मतलब है कि वो जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, उसका ऑनरशिप उस पर होना चाहिए एट ए सर्टेन डेट, किसी निश्चित डेट को। ये कहते हैं इन सबको मिला दिया जाए। इन सभी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बड़ी कोशिश करी है बैलेंस शीट को परिभाषित करने के। सबको जो मिलाकर हम देखते हैं, ये पोजिशनल स्टेटमेंट है, ये फाइनल अकाउंट का एक हिस्सा है, ये सभी संपत्तियों और सभी दायित्वों के निश्चित डेट पर लिस्ट है, ये स्टेटमेंट, ये सब बात कह रहे थे इसको।
तो इन सब की परिभाषाओं को मिलाकर अगर हम लोग एक सामान्य परिभाषा देना चाहें तो बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफिनेशंस गिवन बाय द डिफरेंट ऑथर्स वी कैन कंक्लूड दैट, हम कह सकते हैं कि बैलेंस शीट इज नथिंग but only it is a list of all assets and all liabilities of a business on a particular date and considered a part of final account indicating the financial position। क्लियर सी बात है, व्यापार के फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करते हुए, दिखलाते हुए सभी संपत्तियों और सभी दायित्वों का एक निश्चित डेट पर यह सूची है, या कह सकते हैं कि एक विवरण है। बहुत सिंपल है और इसी का नाम हम लोग क्या रखते हैं, बैलेंस शीट रखते हैं। तो उम्मीद है आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर लिस्ट बनाना चाहें तो हम लोग अगर ऐसे कुछ एक चार्ट खींच लेते हैं दो हिस्सों में, तो एक तरफ हम सभी संपत्तियों दायित्वों का नाम लिखते चले जाएंगे, अमाउंट लिख लेंगे, और एक तरफ हम सभी एसेट्स का नाम लिखते चले जाएंगे और अमाउंट लिख देंगे। कितना सिंपल सा है। तो जाहिर सी बात है कितने हज़ार लाख की संपत्तियां हैं और कितने हज़ार या लाख के फिर लायबिलिटीज़ हैं, ये अलग बात है कि अकाउंट के नियम के अनुसार ये दोनों का टोटल मिलना चाहिए। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस यानी दो हिस्सों में रहेगा ये, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हो सकता है कि जिधर लेफ्ट साइड है उधर आप लायबिलिटी लिखें और राइट साइड में आप एसेट लिख रहे हैं, तो दोनों साइड को आप जोड़ेंगे, दोनों का जो वेट आएगा तो बराबर होगा। आज जब बराबर होगा तभी तो बैलेंस होगा। तो ये बैलेंस शीट है, दोनों साइड के वेट बराबर है। इसको कहा जाता है कि यह पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, एक इंडिकेशन है कि बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। क्लियर है। लास्ट पार्ट है लिस्ट ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अ सर्टेन डे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो है उसमें से अलग कर दिया गया ताकि कम से कम ये याद रहे, और इन दोनों लाइन को जोड़कर हम लोग जब चाहें डिफाइन कर सकते हैं, इसका मीनिंग लिख सकते हैं, अगर ये दोनों लाइन हम लोगों को याद है कि बैलेंस शीट इज द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट and it is the list of all assets and all liabilities on a particular day। इतना से काम हमारा चल जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिर कि आखिर इसका प्रोफार्मा कैसे होगा, आखिर हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। लिस्ट तो बनाना है, अब ये लिस्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, क्या इसका रूपरेखा होगा, कैसे होगा, किधर हम लोग एसेट लिखेंगे, किधर हम लोग लायबिलिटी लिखेंगे, और ये सारे आइटम्स या आइटम वाइज स्टेटमेंट हम लोग ये आइटम ट्रायल बैलेंस से लेते हैं। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है तो हमारा अकाउंटेंट इस बात को समझता है कि ट्रायल बैलेंस से हम उन आइटम को यानी उस एसेट्स को और लायबिलिटीज को पिकअप कर लेते हैं और लिस्ट के रूप में बनाते हैं। तो एक तरफ लिखेगा सारे एसेट्स, एक तरफ लिखेगा सारे लायबिलिटीज, और फिर कुछ और काम करना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके फॉर्मेट पर और उसके कुछ आइटम्स पे कि क्या प्रोफार्मा होगा, क्या इसका रूपरेखा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। ओके, थैंक यू।